everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. आज के इस सेशन में हमें क्या कवर करना है वो एक लिस्ट आपके सामने है. There you go. सो इससे पहले मैं बता देती हूँ यही है कि अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू शेयर दी सेशंस विद योर अदर फ्रेंड्स. आप उन्हें बता सकते हो जस्ट बाय सेइंग कि अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे शेयर ऐसे नहीं करो. आई नो कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक टाइम कीमती है. सो यू कैन जस्ट शेयर इट आउट विद अदर्स, राइट. एंड येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ताकि जैसे ही सेशन आता है या जो भी और भी अपडेटेड सेशंस होते हैं आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. ठीक है, ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है, आज हिंदू के 2 एडिटोरियल्स हम लेंगे जिसमें हम ग्रास रूट पीस जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है इलेक्शंस की. जो इलेक्शंस के टाइम पे वॉयलेंस हमें देखने को मिलता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री फेयर इलेक्शंस मतलब डेमोक्रेसी का एक बेस, मतलब डेमोक्रेसी वही है जब आपके पहले तो इलेक्शंस फ्री फेयर होने चाहिए, राइट. सो ये एक एडिटोरियल है वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में और वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट के विद रिस्पेक्ट टू में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसको लेकर है. क्या है अभी पूरा इसको इन डिटेल कवर करेंगे. फिर उसके बाद जो एडिटोरियल है दैट इज रिफ्यूजीज एज एसेट्स टू देयर न्यू कंट्री. सो आज 20th जून है. आई होप सबको पता ही है कि 20th जून इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. सो उसके विद रिस्पेक्ट टू में एडिटोरियल आया हुआ है. तो क्या ये एडिटोरियल के अंदर मेंशन्ड है, एक डिस्कशन फॉर्मेट मिलेंगे. तो ये सेशन ऐसा है जहाँ पर आपका प्रीलिम्स चाहे मेंस चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो, जब आप चीज़ों को डिस्कशन के फॉर्मेट से कवर करते हो तो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, रेदर देन जस्ट डूइंग द रोड लर्निंग और सिर्फ लाइंस पढ़ दूंगी तो कोई फायदा नहीं है. ऐसा सोचो कि डिस्कशन हो रही है, उस हिसाब से हम आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं. ठीक है, और कोई भी आर्टिकल होता है उसका 360 डिग्री अप्रोच ही लेते हैं. देन वी हैव 4 मोर आर्टिकल्स जो आपके प्रीलिम्स से एसोसिएटेड है. एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा रीफ शार्क्स. ठीक है, ये एनवायरनमेंट सेक्शन पे पड़ जाता है जीएस पेपर 3 से. और गांधी पीस प्राइज और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये क्या है इनके बारे में जानेंगे. अवार्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, किसको दिया जाता है, इस बार किसको मिलेगा और ये बोर्ड किस लिए है, क्यों न्यूज़ में है. सो विल टॉक अबाउट इट. ये कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है. I think without taking any time, let's simply start the session, and there you go with the first article. Grassroots peace. Free and fair elections to local bodies are not possible without peace, जो कि होना नहीं चाहिए. तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस हैं लोकल बॉडी पोल्स उसके विद रिस्पेक्ट टू में है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी. तो अभी क्या है ना, वेस्ट बंगाल में 8 जुलाई को अपकमिंग लोकल बॉडी के इलेक्शन जो हैं दे आर शेड्यूल्ड. एंड वंस ये हो गया अनाउंस, सो इट हाईलाइटेड द इशू ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन दैट स्टेट. बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब कोई भी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, दे हैव विटनेस कैजुअलिटीज अमंग देयर सपोर्टर्स सिंस द नोटिफिकेशन केम आउट. ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कंसर्निंग इशू है और हम यही चाहते हैं कि इलेक्शंस हमेशा फ्री फेयर विद पीस होने चाहिए. मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक नींव जिसको हम बोलते हैं ये वो है इलेक्शंस होना. तो इलेक्शंस हमने वेस्ट बंगाल में पहले भी देखा है ये कि एक एटमॉस्फेयर जो है ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट के अंदर हुआ है. सो यहाँ पर इसी के चलते अभी क्या है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने 5 जून को एक ऑर्डर इशू किया है जिसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि देयर हैड टू बी लाइक दे हैड डायरेक्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, कि वेस्ट बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट. और यही ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है बाय दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन. दे हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड. तो यहाँ पर सी द रीजन बिहाइंड दिस रिक्वेस्ट जो है, देखो मैं ओवरऑल पहले अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर ना इवन हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो पोस्ट होगी ना डिप्लॉयमेंट की वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है. तो थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर है मतलब दिक्कत कम होनी चाहिए. और
कि ऐसे डिप्लॉयमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ये कहना है। बट हाल फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं और पहले भी हमें दिखी हैं, तो एक फोर्सेस की, सेंट्रल फोर्सेस की बहुत एक ज़रूरत है आई वुड से, ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, कि इलेक्शंस बहुत ही पीसफुल मैनर के अंदर कंडक्ट होने चाहिए वैसे भी। एंड इफ स्टेट गवर्नमेंट हैज हैविंग लैक ऑफ रिसोर्सेज टू कंडक्ट सच अ मैसिव इलेक्टोरल एक्सरसाइज, तो यहाँ पर भी दे मतलब उनका तो खर्चा ही नहीं लग रहा ना, कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल कोस्ट दिस डिप्लॉयमेंट, जो भी होगी उसका पूरा कोस्ट जो है इट विल बी कवर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रही बात देखो लोकल बॉडी स्ट्रक्चर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में, और सभी को पता है लोकल गवर्नमेंट, कौन नहीं जानता, डायरेक्ट लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल पे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। और लोकल गवर्नमेंट तो सबको ही पता है कि they are the bodies who have been elected by the local people, और इन्हें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, 74th अमेंडमेंट एक्ट से अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज, राइट। सो मतलब इनके सिग्निफिकेंस की बात अगर मैं करूँ तो वो तो चलो अभी इस सेशन के एंड एज इन इस आर्टिकल के एंड में कर दूंगी, लेकिन ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, इसमें अगर आप 2018 में भी देखो, 5 साल बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, तो 2018 में वेस्ट बंगाल में जब प्रीवियस लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, तब भी देयर वाज नो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, और दिस रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर द रूलिंग पार्टी। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे ना, दे वॉन अनकॉन्टेस्टेड इन मोर देन 1/3 ऑफ द सीट्स। इसका मतलब मोर देन 1/3 सीट्स पे ऑपोजिशन पार्टी से कोई कैंडिडेट दे वर नॉट देयर और अनकंटेस्टेड थे, और दे वन, सामने वाला कोई खड़ा ही नहीं है। सो ओपोजिशन पार्टीज, इट वाज सेड दैट दे वर नॉट अलाउड टू फील्ड एनी कैंडिडेट्स इन दोज सीट्स। सो it limits the democratic process. See, political violence has been a norm in the West Bengal politics for decades, और हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दों में एज इन कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। हमारा जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर हम बात करते हैं लिमिटेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस की और रेलिवेंस की इन द सेंस कि लोकल बॉडीज का सिग्निफिकेंस क्या है, कितने ज़्यादा यू कैन से दे प्ले अ मेजर रोल इन ट्रू डेमोक्रेसी। जब हम सच में ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवरी एडल्ट सिटीजन इन द कंट्री एंजॉयज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर। तो ग्रास रूट लेवल पे इट सस्टेन्स द डेमोक्रेसी। दूसरी बात, लोकल पार्टिसिपेशन। If democracy has to function properly, citizens should be encouraged to participate at the local level, और वो local government से होता है। प्रोग्रेस आपको देखने को मिलती है सिस्टम के अंदर, जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, जो बेनिफिट्स हम स्कीम्स के टू द ग्रास रूट लेवल लेके जाना चाहते हैं, तो वो इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहीं से होता है, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैं आपको ना एक टर्म स्टेटमेंट भी दे रही हूँ, आप अपने इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली मेंस के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना 1948 में ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला था दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज and must be the basis of any true system of democracy. I'm repeating it again. Local self-government is and must be the basis of any true system of democracy. तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब यहाँ पर अगर वेस्ट बंगाल की भी बात करूँ, तो वेस्ट बंगाल was among the first state in India to implement this 3-tier पंचायत system which aim to promote democratic decentralization, ensure करना कि पंचायत जो है प्रॉपर इलेक्शंस हो, पीसफुल मैनर में हो, फेयर मैनर में हो, ये होना चाहिए। एंड एवरीवन सेफ्टी इज प्रायोरिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आल्सो मस्ट बी रिस्पेक्टेड। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, और ये जो डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इलेक्शंस जो है बहुत ही फ्री फेयर मैनर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो बात हो रही है उसको इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोलकाता के जो गवर्नर है, द गवर्नर्स ऑफिस हैज एस्टैब्लिश्ड अ कंट्रोल रूम ऑल्सो। ये आप यूज कर सकते हो अपने मेंस में एज एन एग्जांपल, ऑल्सो कहीं पर कोट करना हो, दैट इज नोन एज पीस रूम।
पीस रूम बोले तो जहां पर सिटीजन्स कैन रजिस्टर देयर ग्रीवियंसेस, मतलब अगर किसी को भी कोई ग्रीवियंस है रिलेटेड टू इलेक्शंस तो वो यहाँ पर दे कैन रजिस्टर, और ये जो कंप्लेंट्स है फिर आगे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करी जाएंगी. गवर्नर हैज हाईलाइटेड द डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड अर्ज्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक वायलेंस रिलेटेड कंप्लेंट्स वेरी सीरियसली. ठीक है, सो दैट वाज द होल आर्टिकल. क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं आपके अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के दिन ये आर्टिकल आया है. और ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा लिखा गया है, दैट रिफ्यूजीज एज एसेट्स टू देयर न्यू कंट्रीज. मतलब पहले तो सबको पता ही है कि क्या सिचुएशन होती है, व्हाई देयर इज दिस डिस्प्लेसमेंट, रेदर आई वुड से फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. सो ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक करता है, और मैं आपको इसके रिगार्डिंग कि मेंस में कैसे सवाल बन सकता है ना वो भी बताऊंगी. As far as this article is concerned, refugees as assets to their new countries. तो यहाँ पर वही 20th ऑफ जून है आज, और 20th ऑफ जून को होता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है. सुनने की बातें हैं, बाकी जो लिखा है वो तो आप बहुत आसानी से पढ़ लोगे. देखो 20th ऑफ जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है, एंड वी पे ट्रिब्यूट टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और रिजिलियंस ऑफ 103 मिलियन इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. क्यों? ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट्स. सो यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब forced displacement means that people are forced to leave their homes. मैं आपको कहूँ, एक होता है आप वॉलेंटरली जा रहे हो, यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो और फ्लैट लेते हो, पीजी में रहते हो, फिर भी दिक्कतें आती है ना थोड़ी तो. लेकिन जब मैं ज़बरदस्ती आपको फोर्स किया जाए कि अपना घर छोड़ दो एंड यू आर मूविंग एट अ डिफरेंट प्लेस, वहाँ पर आपको सुख सुविधाएं मिले नहीं मिले, सो ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है. So forced displacement means that people are forced to leave their homes and move to a different place. क्यों? Because of the conflicts, because of the wars that are happening in their own countries. और इसके एग्जाम्पल तो अभी हमको सबको ही पता है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मतलब रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट कितने चैलेंजेस आए हैं, लाइक कंट्रीज लाइक यूक्रेन, म्यांमार, अफगानिस्तान, तालिबान हुआ जब, सूडान, सोमालिया, दे हैव ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से it has caused many people to leave their homes, right? So यहाँ पर this is a very difficult and challenging situation for them. So on World Refugee Day it is celebrated जहाँ पर हम इनको ऑनर करें, ऑनर इन द सेंस उनकी ब्रेवरी को, द स्ट्रेंथ दीज 103 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव एक्सपीरियंस्ड, उसको. ठीक है. सो इन द मिडस्ट ऑफ दीज चैलेंजेस इंडिया की बात करूँ, जो मतलब जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, और इंडिया जाना किस लिए जा रहा है, इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वेलकमिंग द रिफ्यूजीज. इंडिया showed our shared humanity, our compassion for those who need the help, right? And we have shown kindness and support also to the refugees and people who seek asylum. तो ये बात है. So challenge ये मैंने आपको बता ही दिया, they have faced significant challenges. और India's gracious hospitality मतलब it has been gracious to host and support the refugees, asylum seekers. Refugees seek opportunities, not handouts. ये आर्टिकल कहता है, क्या कहता है अभी बताती हूँ, just give me a minute. हाँ, तो ये आर्टिकल कहता है कि रिफ्यूजीज़ को कुछ ऐसे फ्री में नहीं चाहिए है, और मतलब रिफ्यूजीज़ डोंट वांट दैट you can say, you know, these young refugees, I would say, the young people who have or had to leave their home, seek safety in the other countries because of the conflict. So these people are not looking out for free things or handouts. उन्हें चाहिए अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपनी लाइफ को, अपनी आसपास की ज़िंदगी, जो उनके लोग जो उनसे कनेक्टेड है, दे कैन बिल्ड देयर लाइफ्स. उनको एक मौका चाहिए टू लर्न,
टू वर्क, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। और हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं ऑफ रिफ्यूजीज जो एक आज वैल्यूएबल मेंबर हैं टू द सोसाइटी। मतलब देर आर मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ रिफ्यूजीज यूथ हु हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स जब उन्हें सपोर्ट दिया गया, उन्हें एजुकेशन दी गई। सो रोहिंग्याज ही ले लो, चाहे रोहिंग्याज विमेंस, देर आर फ्यू ऑफ देम हु हैव शोन देयर टैलेंट्स एज आर्टिस्ट, एज डिजाइनर्स, जब आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। सो ये स्टोरीज शो करती है कि रिफ्यूजीज यूथ आर रिजिलियंट, दे आर टैलेंटेड, अगर आप उन्हें एक राइट चांस दे दो। रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स जो हैं दे फेस मैनी चैलेंजेस, मतलब दे फेस मैनी चैलेंजेस, मैनी ऑब्स्टेकल्स, चाहे वो लीगल रिकॉग्निशन की बात ही क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट की बात ही क्यों ना हो, एंड इट मेक्स इट हार्ड फॉर देम टू एक्सेस थिंग्स, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट जो सरकार दे रही है हेल्थ केयर में, फॉर वेलबींग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इन बैरियर्स को वी शुड ब्रेक डाउन एंड मेक श्योर कि रिफ्यूजीज हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो जॉब्स ढूंढने की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हैविंग अ प्लेस टू लिव एंड रिसीविंग द हेल्थ केयर। वी नीड टू इंक्लूड रिफ्यूजीज इन आवर सोसाइटी, क्योंकि सी वी हैव टू कंसीडर देयर नीड्स, वी नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी दैट इज फेयर, दैट इज इंक्लूसिव, वी शुड इन्वॉल्व देम इन अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडाज। तो वी नीड टू मेक श्योर कि आप उनको इंक्लूड करें इन इंडिया। हाँ, अब ना यहाँ पर हमेशा एक डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, उसके चलते कैसे हम रिफ्यूजीज को यहाँ पर रख सकते हैं और स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ सी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात है और एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो देर इज नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन, यही आंसर बन जाएगा आपका, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू हैंडल द रिफ्यूजीज इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर वी हैव लॉज एंड रेगुलेशंस इन प्लेस टू हैंडल द रिफ्यूजीज एंड पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है टू आइडेंटिफाई, टू डिटेन एंड सेंड बैक द फॉरेन नेशनल्स हु आर लिविंग इन इंडिया इलीगली। दूसरा, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, जिसकी वजह से इट अलाउ द अथॉरिटीज टू फोर्सफुली रिमूव अ पर्सन if he or she the one is living in India illegally under the article 248 clause 1 of the Indian Constitution, right? तो बहुत से ऐसे आप देखो लॉज हैं। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर देर आर रूल्स जहाँ पर आप यू आर टेकिंग अवे द सिटीजनशिप, यू आर गिविंग द सिटीजनशिप ऑल्सो। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आया था, सबको ही पता है, जिसने सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करी टू द इमिग्रेंट्स ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स हु फेस्ड परसिक्यूशन, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। सो दीज रिलीजन्स इंक्लूड हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, पारसी, सिखिज्म, बुद्धिज्म। सो ओवरऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी restate our commitment to support the refugees. We recognize their strength, unwavering hope, उनका untapped potential, and we can make a very positive and lasting impact also. और रही बात, अगर ये सवाल आता है कि how can the developing country manage the refugee problem, तो यहाँ पर international cooperation काम करता है, legal framework और policies, adequate reception and shelter, economic skill development and socio-economic integration, empowerment, their participation and long-term solutions. So these are the things मतलब that needs to be required, जहाँ पर civil society, organizations, private sector, international partners, उनकी collaboration से you will come up ahead in this direction. ठीक है, तो ये था आर्टिकल। और अब यहाँ पर अगर आपके लिए मेन से सवाल भी बन जाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। फॉर दैट मैटर, अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज इन सपोर्टिंग द रिफ्यूजीज, या फिर हाउ कैन पॉलिसीज एंड द रिमूवल ऑफ बैरियर्स एम्पावर द रिफ्यूजीज टू बिकम सेल्फ रिलायंट, डिस्कस, और 10 मार्क्स में डाल दिया, 15 मार्क्स में डाल दिया 250 वर्ड्स में। हाउ कैन इंटरनेशनल कॉपरेशन बी स्ट्रेंथन टू डेवलप द सॉल्यूशंस लाइक सेफ रिटर्न्स फॉर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। तो मेंस में बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से बन सकता है, और ये मैंने आपके साथ पूरा आर्टिकल शेयर कर दिया है ताकि आप इसको रेफर करके एक मेंस का आंसर लिख सके। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, ट्राई टू राइट द आंसर। एक बार आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो कुछ तो लिखोगे, रेदर देन कि बस अच्छा ये कंटेंट है हम ऐड कर देंगे, तो वैसे बात नहीं बनेगी। मतलब कम से कम आपको 1000 मॉक टेस्ट मेंस के, प्रीलिम्स के देने चाहिए, तभी बात बनेगी। अब थोड़े सर बैठे हैं, इनसे बात
इनको देख लेते हैं। अ 10-year-old बॉय वॉज एलिजिडली किल्ड रिसेंटली फॉलोइंग एन अटैक बाय अ क्रोकोडाइल। तो ये बेसिकली एक तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो चला जाती है बात, एंड बात आती है इट वॉज डन इन द एरिया ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क, क्लोज टू दैट। तो हमारे लिए भितरकनिका नेशनल पार्क आज हम पढ़ेंगे, जो कि उड़ीसा के अंदर है। और होमवर्क क्या है, आपको उड़ीसा घूमना है, हम साथ में घूमेंगे। आप क्या करोगे, मैंने भितरकनिका नेशनल पार्क बता दिया, बाकी और जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यू विल लोकेट, ठीक है। तो आपके उड़ीसा के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो कवर हो जाएंगे आज। मैप में प्लीज लोकेट कर लेना लोकेशन। तो इट इज लोकेटेड इन द केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। सुंदरबंस के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। इट इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम आफ्टर सुंदरबंस। 1998 के अंदर इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क, और रामसर साइट का स्टेटस मिला था 2002 के अंदर, द सेकंड रामसर साइट ऑफ द स्टेट आफ्टर चिलिका लेक। सो यहाँ पर यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ क्रीक्स एंड कैनाल्स विच आर इनंडेटेड विद द वाटर फ्रॉम रिवर्स लाइक ब्रह्मणी, बैतरनी, डमरा। तो स्पीशीज की बात करूं तो मैंग्रोव स्पीशीज, ग्रासेस, ये सब देखने को मिलेंगे। और भितरकनिका हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन इंडिया। गहीरमथा बीच सबको पता है, बहुत ही फेमस है फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल्स, उसके लिए भी। और अदर मैमल्स इंक्लूड मॉन्कीज, जैकल्स, लंगूर, सांबर डियर, तो ये सारी स्पीशीज। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को एस्चुरिन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पोरसिस। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इनहेबिट्स ब्रैकिश वाटर्स ऑफ वेटलैंड एंड मेराइन इंटरटाइडल एनवायरमेंट्स फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर ऑस्ट्रेलिया, राइट, सोलोमन आइलैंड। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 मीटर की लेंथ है मेल की, और 500 kg वेट है। फीमेल्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, नॉक्टर्नल है ये, एंड बहुत ही गुस्से वाले हैं, एग्रेसिव नेचर है इनका, एंड दे हैव शोन न्यूमरस अटैक्स ऑन पीपल एंड लाइफ स्टॉक ईच ईयर। लीस्ट कंसर्न इनका IUCN स्टेटस है, ठीक है। IUCN स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 विल बी कन्फर्ड ऑन गीता प्रेस गोरखपुर। क्या है गांधी पीस प्राइज? एक स्पेशल अवार्ड है इन इंडिया दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया था इस अवार्ड को 1995 में, उनको ऑनर करने के लिए, जिन बेसिकली टू द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी, हु सबको पता है, ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स, नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा। सो यहाँ पर the award is created to celebrate the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi, and it is given annually. इंडिविजुअल जरूरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं दैट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग पीस एंड नॉन वायलेंस। सो एनीबडी कैन रिसीव दिस अवार्ड रिगार्डलेस कि वो, देखो जरूरी नहीं है कोई इंडिया का ही होगा, किसी भी नेशनैलिटी का हो, कोई भी रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी को भी अवार्ड दिया जा सकता है। और ये अवार्ड अपने आप में इट इज़ अ वेरी बिग ऑनर। तो यहाँ पर जिनको अवार्ड दिया जाता है उन्हें 1 करोड़ का एक अमाउंट, साइटेशन, हैंडलूम आइटम भी कोई दी जाती है। और ये जो प्राइस है इट इज़ गिवन टू इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, किसी को भी दिया जा सकता है। रीसेंट अवार्डीज में 2019 में सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैयद ओमान, और बांग्लादेश के 2020 में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान, इनको दिया गया था। इस बार इट वॉज एस्टैब्लिश गीता प्रेस, जो कि एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर है, उन्हें दिया जा रहा है, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1923। दे हैव पब्लिश अबाउट 41 करोड़ बुक्स 14 लैंग्वेजेस के अंदर, और 16 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता। तो राइट, तो उनको उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट टू थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड्स, इस वजह से गीता प्रेस को दिया जा रहा है। अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग रीफ शार्क्स। Recently, a study carried out by over 150 researchers said that reef sharks are disappearing. अब ये reef sharks क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीफ शार्क्स बेसिकली देखो, स्पीशीज ना यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल आपने देख ही लिया है, सवाल बन रहा है। These are the special sharks that are called reef sharks because they live in the Caribbean. और रीफ शार्क्स क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी। These sharks are very important for the coral reef communities in the area. मतलब उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एज अ टॉप प्रीडेटर। सो फूड चेन में बिल्कुल टॉप पे है। दे हेल्प कीप द बैलेंस ऑफ द मेराइन लाइफ बाय ईटिंग स्मॉलर फिशेस। तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं।
एक इंडिकेटर स्पीशीज है क्योंकि दे मीन मतलब दे शोज द हेल्थ ऑफ द मेराइन इकोसिस्टम। तो अभी क्या है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रीफ शार्क्स दे आर फेसिंग थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, क्योंकि ना उनकी दे आर वेरी हाईली वैल्यूड बाय ह्यूमंस, मीट के लिए, लेदर के लिए, लीवर ऑयल के लिए, फिश मील के लिए। सो दिस मेक्स देम अ टारगेट फॉर ओवर फिशिंग एंड दे आर कॉट, it can harm their population. Coral reef habitat is also being damaged, इसके चलते it is also being destroyed. कभी कभार तो क्योंकि they look similar to the fish species, accidentally they are caught by the fishermen. इसीलिए it is very important for us to protect the reef sharks and their habitat. तो ये मैंने आपको बता दिया, indicator species ये भी बता दिया, threats जो हैं इनको वो भी I have mentioned. ठीक है, आज का लास्ट आर्टिकल क्या है वो देख लो। Drug Technical Advisory Board has recommended the manufacturing, sale and distribution of 2 non-steroid anti-inflammatory drugs, ketoprofen and eclofenac. तो यहाँ पर हमारे लिए important है इस बोर्ड के बारे में जानना। It is the highest statutory decision making body on technical matters related to drugs in India. तो basically ये central government और state government को advice देती है on the technical matters that are arising out of the administration or regarding the drugs, technical matters that are related to drugs. It is established as per Drugs and Cosmetics Act 1940. It is a part of Central Drugs Standard Control Organization. Ministry ध्यान में रखना, Health and Family Welfare, और ये मैंने आपको बता ही दिया इसका फंक्शन। इट इज अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। और अभी ये क्यों न्यूज़ में है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी आपको बताई दिया रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग बात हो रही है कि सेल और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द 2 नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसको बैनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। तो जो बात हो रही है वो भी देख लेते हैं। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, सो दीज आर द मेडिसिन जो जब बहुत दर्द होता है, पेन होता है, मसल पेन होता है, तो हाई टेम्परेचर को नीचे लाने में ड्रग्स का यूज इनका किया जाता है। दीज ड्रग्स ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन बॉडी केमिकल्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। पॉपुलर एग्जाम्पल्स आर एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, राइट। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सो ये जो बोर्ड है इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग कि मेडिसिन आर सेफ, दे मीट द नेसेसरी स्टैंडर्ड्स, और बाय रेगुलेटिंग देम, रेगुलेटिंग ऑन देयर टेक्निकल मैटर्स ऑल्सो दे प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल इन द कंट्री। ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो इन अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।